दोस्तों नमस्कार। पिनवास ऑफिशियल में आपका स्वागत है। ये प्रवाह का तीसरा मॉड्यूल है और इसमें पुनः मैंने 2 प्रश्नों को चुना है। पहले प्रश्न को देखिए। इसमें एक स्टेटमेंट लिखा है जिसके अनुसार भारत में प्रचलित निर्धनता का एकमात्र कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। इसी स्टेटमेंट पर कमेंट करने को कहा गया है, यानी इसमें डायरेक्टिव कीवर्ड कमेंट है और सब्जेक्ट मैटर्स 2 हैं, एक गरीबी का कारण और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट से उसका संबंध। जब आपको किसी विषय पर कमेंट या टिप्पणी करने को कहा जाए तो उसका अर्थ यह होता है कि आप अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपके सामने कोई स्टेटमेंट रखा गया है और आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं है, तो आप उचित तर्कों के साथ अपनी बात को रख सकते हैं। यही कमेंट करने का अर्थ है। तो अब पहले स्टेप पर चलते हैं। उत्तर की भूमिका में आप अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। पॉवर्टी को डिफाइन करते हुए आप लिख सकते हैं कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, स्वास्थ्य सुविधाएं उनके पास नहीं होती हैं, वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति को निर्धनता कहा जाता है। इसके साथ आप नीति आयोग का यह आंकड़ा लिख सकते हैं कि 2022-23 के दौरान भारत में लगभग 11% लोग निर्धन थे। अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करते हुए आप लिख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए फिट है और प्रचलित वेतनमान पर कार्य करने की इच्छा रखता है, तब भी उसे कार्य न मिले तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इसके साथ पीएलएफएस का आंकड़ा लिख सकते हैं कि भारत में 2023-24 के दौरान बेरोजगारी दर 3.2% थी। अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं। दूसरे स्टेप में प्रश्न के दोनों सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में लिखना है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट किस प्रकार गरीबी को जन्म देता है। इस संबंध में लिख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण सेविंग्स खत्म हो जाती हैं, इनकम का लॉस तो होता ही है, फूड और हेल्थ केयर तक पहुंच कम हो जाती है। अनएम्प्लॉयड पर्सन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण ले सकता है, जिसे चुकाते चुकाते वो गरीब बन सकता है। अनएम्प्लॉयड पर्सन जब नौकरी खोजता है तो उस प्रक्रिया में भी उसे गरीबी घेर सकती है। जैसे आप परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो किताबों में, कोचिंग में, परीक्षाएं देने जहां जाना होता है उसके लिए आने जाने का खर्चा, ठहरने का खर्चा, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपको समय के साथ गरीब बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब लंबे समय तक कोई बेरोजगार रहता है तो उसकी स्किल्स डिग्रेड होती हैं, जिसके कारण उसकी एम्प्लॉयबिलिटी घटती है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकती है, क्योंकि जो बेरोजगार व्यक्ति होगा उसके बच्चों को भी गरीबी झेलनी पड़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट एक और तरीके से गरीबी को बढ़ावा देता है और वो है बढ़ा हुआ कंपटीशन। क्योंकि जब बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं तो हर एक जॉब के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग अप्लाई करने लगते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि डिमांड की तुलना में सप्लाई बहुत अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में वेतनमान घटने लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कम वेतन पर वही कार्य करने को तैयार हो जाएंगे। और वेतनमान घटने का अर्थ यह है कि वो कार्य करने वालों को वेतन तो मिलेगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा जिससे वो अपनी गरीबी को दूर कर सकें। ये सारी स्थितियां बताने के बाद आप ये लिख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण तो है, लेकिन वो एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि गरीबी के और भी बहुत से कारण हैं। और इसके बाद आप कुछ दूसरे महत्वपूर्ण कारणों को लिख सकते हैं, जैसे वेतन का कम होना और महंगाई। यदि महंगाई बहुत अधिक है और आपका वेतन कम है तो आप एम्प्लॉयड होकर भी गरीब रहेंगे। आय में असमानता भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी भी पॉवर्टी का एक रूप है। यदि समाज में लोगों की आय में असमानता हो तो बहुत से लोग कुछ लोगों की तुलना में गरीब महसूस करेंगे। सोशल सेफ्टी नेट ना होने से भी गरीबी आती है, क्योंकि यदि सरकार की ओर से स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं पर्याप्त नहीं दी गई हैं तो लोगों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, और वो खर्चा कभी कभी इतना अधिक हो सकता है कि उनको गरीबी घेर सकती है। करप्शन और पुअर गवर्नेंस भी गरीबी को बढ़ाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार और कुशासन के कारण जो नीतियां या योजनाएं लागू की जाती हैं गरीबी को दूर करने के लिए, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं।
पावर डायनामिक्स और भेदभाव भी गरीबी को बढ़ाता है। कैसे? मान लीजिए कोई महिला है, वो नौकरी करती है, लेकिन वो एक ऐसे परिवार में रहती है जिसमें सारी पावर उसके पति के हाथों में है या ससुराल पक्ष के दूसरे लोगों के हाथों में है, तो वो अपने ही वेतन को अपने अनुसार नहीं खर्च कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो महिला पैसा कमाते हुए भी गरीब रह जाएगी। ऐसा वृद्ध लोगों के साथ भी होता है कि यदि कोई वृद्ध व्यक्ति है और वो पेंशनर है, उसको उसके बच्चे डोमिनेट करते हैं और वो वृद्ध व्यक्ति अपने ही पेंशन को अपने अनुसार नहीं खर्च कर सकता है। इसके बाद बीमारी और दिव्यांगता का उल्लेख कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई लंबे समय तक बीमार रहे या दिव्यांग हो तो उसके लिए धन अर्जित करने के अवसर कम हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन से भी गरीबी आती है। प्राकृतिक आपदाओं से तो लोग एक झटके में गरीब हो जाते हैं। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो जाते हैं। कहीं भूस्खलन हुआ है, कहीं पर बाढ़ आई है, कहीं आग लग गई है। तो ऐसी स्थितियों में लोगों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। शिक्षा और कौशल की कमी भी गरीबी का कारण है, क्योंकि शिक्षा और कौशल की कमी के कारण धनार्जन के अवसर कम हो जाते हैं। अब तीसरे स्टेप पर चलते हैं। इस उत्तर को कंक्लूड करते हुए आप लिख सकते हैं कि एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वेलफेयर प्रोग्राम्स, यूनिवर्सल बेसिक इनकम और बिजनेस के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उत्पन्न करके अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। साथ में कुछ सरकारी योजनाओं का उल्लेख कर सकते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी को एड्रेस करती हैं। इन सारी योजनाओं को लिखने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा उत्तर लंबा हो जाएगा। इनमें से 2-3 का उल्लेख कर सकते हैं। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? यानी इसमें सब्जेक्ट मैटर महिलाओं के प्रति अपराध है, लेकिन डायरेक्टिव कीवर्ड क्लियरली नहीं दिया गया है। तो इसमें एक जेनरिक आंसर लिखते हुए तर्कों और तथ्यों के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति को प्रस्तुत करना है। तो पहले स्टेप पर चलते हैं। उत्तर की भूमिका में आप बता सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसा को इस प्रकार डिफाइन किया गया है, यानी लैंगिक आधार पर की गई कोई भी हिंसा जिससे महिलाओं को फिजिकल, सेक्सुअल या साइकोलॉजिकल नुकसान पहुंचता हो, उसे महिलाओं के प्रति हिंसा कहा जाएगा। और महिलाओं के प्रति की गई हिंसा को ही महिलाओं के प्रति अपराध कहा जाता है। इसके साथ आप ये बता सकते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध कई रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे रेप, एसिड अटैक, गर्भ में यदि लड़की हो तो उसका गर्भपात करवा देना, ट्रैफिकिंग और जबरन वेश्यावृत्ति करवाना, ईव टीजिंग, घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम और लड़की पैदा होने पर उसे मार देना। यहां पर आप देख सकते हैं महिलाओं के प्रति जितने भी अपराध होते हैं उसमें से लगभग 31% हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के द्वारा किए जाते हैं। अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं। मेन बॉडी में आपको महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित डेटा और ट्रेंड दिखाना है, तभी आप इससे सहमति या असहमति जता पाएंगे कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं। तो इसमें आप एनसीआरबी का डेटा प्रस्तुत करिए। आप बताइए कि 2011 में महिलाओं के प्रति अपराध के मामले लगभग 2.3 लाख थे, जबकि 2022 में ये बढ़कर लगभग 4.5 लाख हो गए। यानी 2011 से 2022 के बीच में महिलाओं के प्रति अपराध के मामले 95% बढ़े हैं। उसके बाद आप ये बताइए कि 2018 में महिलाओं के प्रति अपराध की जो दर थी वो लगभग 59 थी, लेकिन 2022 में ये बढ़कर 66 से ज़्यादा हो गई। ये लगभग 13% की बढ़ोतरी है। तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामले भी बढ़े हैं और क्राइम रेट भी बढ़ा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि हाँ, आप एग्री करते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध भारत में अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन इस ट्रेंड के साथ 2 समस्याएं हैं। पहली अंडर रिपोर्टिंग और दूसरी जागरूकता। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हो सकता है डेटा जितना दिख रहा हो स्थिति इससे बहुत खराब हो, यानी कि अपराध और ज़्यादा बढ़े हों, लेकिन हमें कम दिख रहा है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि समय के साथ लोगों में जागरूकता बढ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो हो सकता है कि मामलों की रिपोर्टिंग बढ़ने के कारण हमें अपराध बढ़े हुए लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो इतने ना बढ़े हों। लेकिन फिर भी
जो डेटा हमारे पास नहीं है उसकी जगह जो डेटा है उसको ही आधार बनाना अधिक युक्तिसंगत है। और जो आंकड़े हमारे पास हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। अब तीसरे स्टेप पर चलते हैं। इस उत्तर को कंक्लूड करते हुए आप लिख सकते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध भारतीय संस्कृति के भी विरुद्ध है और संविधान के भी विरुद्ध है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहां महिलाओं को सम्मान मिलता है वहां देवताओं को प्रसन्नता होती है। मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और भारत का संविधान भी जेंडर इक्वालिटी का आइडियल प्रस्तुत करता है। इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 108वीं है, जो कि अच्छी नहीं है। इसके साथ आप सुझाव दे सकते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध कम करने के लिए कानूनों को सही से लागू करना आवश्यक है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला सशक्तिकरण करना पड़ेगा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से, जैसे स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। इसके साथ ही तीसरा मॉड्यूल समाप्त हुआ। लेक्चर आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।